अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ये क्लियर होने वाला कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कब हुई, डायरेक्ट सेलिंग कैसे मार्केट में ग्रो हुआ और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो मार्केट में नेगेटिविटी आई वो कैसे आ पाई। तो आज मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों से आपको सुनने को मिलता है कि ये सब बेकार है, ये सब फ्रॉड है, ये पॉन्जी स्कीम है, ये चेन सिस्टम है, इसमें पैसे खराब हो जाते हैं, समय खराब हो जाता है, ऐसे बहुत सारी नेगेटिव टॉक आपको सुनने को मिलती होंगी। तो क्यों इस बिजनेस के बारे में, जो इतना पावरफुल बिजनेस है, जो इतना खूबसूरत बिजनेस है, मार्केट के अंदर इसके प्रति नेगेटिविटी का माहौल क्यों बना, आज इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग खुल के बात करने वाले हैं और बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे फैक्ट मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, जिससे कहीं ना कहीं आपको क्लियर होगा कि ये बिजनेस आने वाले समय में कितना ग्रो करेगा। सो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो को अपनी टीम को जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी टीम काम नहीं करती, हमारी टीम में लोग एक्टिव नहीं रहते। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम एक्टिव रहे, आपकी टीम काम करे, तो आपकी टीम को यह पता होना बहुत जरूरी कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो उनको नेगेटिविटी सुनने को मिल रही है उसके पीछे कारण क्या है, और उनको यह पता करना भी जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग का आने वाले समय के अंदर फ्यूचर क्या है। तो ये वीडियो अपनी टीम को जरूर शेयर करना और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं खो जाते हैं तो आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई अमेरिका कंट्री से। अमेरिका के अंदर एक इंसान थे जो एक केमिस्ट का काम किया करते थे, मतलब एक साइंटिस्ट थे जो अपनी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया करते थे और जिनका नाम था कार्ल रेहनबर्ग। इन्होंने 1934 में एक कंपनी की शुरुआत करी जो मल्टीविटामिन बनाती थी, जो नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट बनाया करती थी। तो इनकी कंपनी के अंदर जब मल्टीविटामिन थे वो मार्केट में इन्होंने सेल करना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं उस टाइम पे लोग नेचुरल चीज़ों की वैल्यू समझने लगे, तो मार्केट में इनकी जो मल्टीविटामिन थे मार्केट में बिकने लगे, सेल होने लगे। धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती गई। तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके 1939 के अंदर नाम चेंज करके एक नाम रखा जिनका नाम था न्यूट्रीलाइट। तो 1939 में कंपनी का निर्माण हुआ न्यूट्रीलाइट। तो धीरे धीरे करके वो कंपनी ग्रो करती गई। सो 1945 एक ऐसा ईयर था, एक ऐसा साल था, आप थोड़ा ध्यान से इस बात को अंडरस्टैंड करिए। 1945 में कार्ल रेहनबर्ग ने ये पता लगाया कि हमारी कंपनी के अंदर जो मल्टीविटामिन मार्केट में सेल हो रहे हैं, जो नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट जो मार्केट में सेल हो रहे हैं, वो डायरेक्टली सेल कम हो रहे हैं, बजाय रेफरेंस के तौर पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अगर जिसने परचेज किया, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसने आगे रेफर किया, तो रेफर करने के बाद जो कस्टमर आ रहे थे उनकी संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा होने लगी। तो 1945 एक ऐसा साल जिस साल कार्ल रेहनबर्ग ने ये प्लान किया कि मैं अपनी कंपनी के अंदर जो लोग भी इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीविटामिन को आगे रेफर करेंगे, मैं उनको कमीशन देना शुरू करूंगा। तो इस प्रकार से 1945 में असल मायने के अंदर शुरुआत हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की। तो यहां से शुरू होता है नेटवर्क मार्केटिंग का वो दौर। धीरे धीरे करके 1945 के बाद जो न्यूट्रीलाइट कंपनी थी वो मार्केट के अंदर तेजी से फैलने लगी, लोग कहीं ना कहीं कमीशन ले पा रहे थे और आगे लोग को रेफर कर पा रहे थे। अब आता है 1949, ठीक कहीं ना कहीं 4 साल के बाद दो दोस्त होते हैं जिन्होंने न्यूट्रीलाइट कंपनी को शुरू किया। एक का नाम था जे वैन एंडल और दूसरे का नाम था रिचर्ड डिवॉस। इन दोनों दोस्तों ने इस कंपनी की शुरुआत करी और बहुत धमाकेदार तरीके से इन लोगों ने काम किया, क्योंकि कमीशन बेस वो काम था, इनको कमीशन मिल रहा था आगे लोगों को रेफर करने का। बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके ये लोग कहीं ना कहीं रिच क्लास फैमिली के अंदर आ चुके थे। हर वो फैसिलिटी जो एक अमीर इंसान के पास होती है, इन लोगों ने वो अचीव करी। सो 1959 तकरीबन 10 साल इन्होंने न्यूट्रीलाइट कंपनी के अंदर काम किया और 1959 के अंदर इन्होंने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत करी जिनका नाम रखा गया एमवे, जिसको हम लोग आज जानते हैं द अमेरिकन वे के नाम से, एमवे के नाम से। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है एमवे कंपनी की और धीरे धीरे करके मार्केट में एमवे कंपनी तेजी से बढ़ने लगी और इन्होंने अपनी एमवे कंपनी के अंदर सप्लीमेंट के साथ साथ इन्होंने वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करे जो कहीं ना कहीं एसेंशियल प्रोडक्ट थे, जो डेली यूजेबल, कहीं ना कहीं जो डेली मार्केट में काम आने वाले थे। धीरे धीरे करके पता चलता है 1994 एक ऐसा साल, कंपनी की जो ग्रोथ थी करीब 35 साल कंपनी को चलते चलते हो चुका था और 1994 में एमवे कंपनी मार्केट के अंदर बहुत तेजी से फैल रही थी और बहुत अच्छी ग्रोथ कर चुकी थी। तो उस टाइम पे एमवे कंपनी ने जो न्यूट्रीलाइट कंपनी थी उसी को खरीद लिया 1994 के अंदर। इसके बाद क्या हुआ,
धीरे धीरे 1990s के अंदर, इससे पहले का दौर था अमेरिका का, और 1990s के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग एंटर होने लगा। और 1990s का वो दौर था जब हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आने लगी। लेकिन उस टाइम पे जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान में आ रही थी, उनके जो प्रोडक्ट थे वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया के काम आने वाले प्रोडक्ट थे। जैसे कि किसी कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट है जिससे कार वॉश की जाती है, अब कार वॉश वाला जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर सेल हो रहा है, तो मार्केट में जो इंडियन पीपल थे उनके लिए यूजेबल नहीं था। हिंदुस्तान में कारें इतनी नहीं थी, राइट। और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में ज़्यादा चीज़ें क्या होती थी, घरों में गाय होती थी, भैंसें होती थी, तो लोगों ने वो जो कार वॉश जो उनको मिलता था उससे अपनी गायों को और अपनी भैंसों को नहलाना शुरू किया। इससे क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग का एक फंडामेंटल है, इस बात को आप ज़रूर अंडरस्टैंड करना। अगर 100 लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट का ही फायदा ले पाते हैं। केवल 10% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर पैसा कमा पाएंगे। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्यों बोलूं, हर सेक्टर के अंदर केवल और केवल 10% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, बाकी 90% लोग कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज या फेल हो जाते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि 90% लोग पैसा नहीं कमा पाते किसी भी फील्ड के अंदर, जो बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग जो उस टाइम पे चल रहा था, जिन लोगों ने प्रोडक्ट बाई किया वो जो यूजेबल नहीं था, लोगों ने पैसा भी नहीं कमाया, 90% लोगों ने पैसा भी नहीं कमाया और उनके लिए जो प्रोडक्ट था वो यूजेबल नहीं था, तो कहीं ना कहीं मार्केट में इसके प्रति नेगेटिविटी फैलने लगी। लोग अपनी गायों को नहला रहे थे, अपनी भैंसों को नहला रहे थे। अब हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे जुगाड़ बहुत लगाया जाता है, तो हिंदुस्तान में एक जुगाड़ लगाया गया। कुछ कंपनीज ऐसी शुरू हुई जिन्होंने ये देखा कि लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कुछ कंपनीज ने प्रोडक्ट ही ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, ओनली पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। ये एक प्रकार की स्कीम शुरू हुई जिसको पोंजी स्कीम के नाम से जाना जाता है, जिसको चिट फंड के नाम से जाना जाता है। तो लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा लगा रहे थे और पैसा कमाने की जो बात करी जा रही थी, जैसा कि मैंने पहले कहा 90% लोग पैसा नहीं कमाएंगे। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया, सपोज दैट कि किसी ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, अब उसने पैसा नहीं कमाया, तो उसका जो 10,000 खराब हुआ। अब हिंदुस्तानी आदमी है, देसी भाषा में बात करता है, उन्होंने कहा कि मेरे पैसे डूब गए, है ना। तो इस तरीके से लोग मार्केट में इसके प्रति नेगेटिव होने लगे। और उस बीच कुछ ऐसी कंपनीज भी आई जिन्होंने कहा प्रॉपर्टी में निवेश करो, जिन्होंने कहा गोल्ड में निवेश करो। आप जानते हैं गोल्ड में और प्रॉपर्टी में लाखों रुपए निवेश किए जाते हैं। जब लोगों ने लाखों रुपए लगाना शुरू किया, तो मैंने कहा 90% लोग पैसा नहीं कमाएंगे, तो उन लोगों ने पैसा लगाया लेकिन पैसा नहीं कमाया, तो जिससे लोगों का लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। और धीरे धीरे चीज़ें न्यूज़पेपर में आने लगी, क्योंकि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा वायरल होती है। अब देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक पुलिस वाला इंसान अगर कोई गलत काम करता है तो पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। बल्कि उसी डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे पुलिसमैन भी हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर भी होंगे, लेकिन वो अच्छी चीज़ें कम हाईलाइट होती हैं, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिविटी फैलने लगी। अब जो अच्छी कंपनी थी, जो मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रही थी, वो कहीं ना कहीं दबने लगी, वो इतनी हाईलाइट नहीं हो पा रही थी। अब जो अच्छी कंपनीज काम कर रही थी, उन लोगों ने काम किया, बोले कि हम जो हमारा बिजनेस प्लान है उसको पीछे रखते हैं। उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट थे उसको आगे रखा, उन्होंने प्रोडक्ट लोग को दिखाना शुरू किया। बोले आप प्रोडक्ट ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे इसको आप रेफ़र करिए, अच्छा ना लगे तो आप इसको रेफ़र मत करिए। तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में उतरने लगे। और मैं आपको बताऊं, असल मायने में जेन्युइन कंपनी वही होती है जो अपने प्रोडक्ट को पहले नंबर पर रखती है, बिजनेस प्लान को नहीं। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी की बात करें, अगर आप उसके बिजनेस प्लान को हटा दें और केवल जो उसका प्रोडक्ट है, अगर आप बिजनेस प्लान को देखे बिना अगर प्रोडक्ट बाई करना पसंद करेंगे, तो वो एक कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मानी जाती है। तो उस टाइम पे भी कुछ अच्छी कंपनीज काम कर रही थी। अब उन सभी कंपनी ने मिलके एक यूनियन का निर्माण किया जिसका नाम था IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसका निर्माण किया गया, जिसका काम था कि डायरेक्ट सेलिंग की छवि को ठीक करना, मार्केट के अंदर जो नेगेटिविटी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति है उसको ठीक करना है। और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के टच में आने लगे। 2003 से 2015 तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन
इंडियन गवर्नमेंट के टच में रहा, जो इंडियन गवर्नमेंट से बात करता रहा कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ रूल बनाए जाएं, कुछ गाइडलाइन लाई जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो फ्रॉड हो रहा है उसको कम किया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ, 9 सितंबर 2016 का वो दिन था जब भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अपनी गाइडलाइन जारी करी। और जैसे ही गाइडलाइन आई तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो अच्छी कंपनीज थी उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी, उनके लिए बहुत अच्छा वो दिन था, जिसके बाद कहीं ना कहीं अच्छी कंपनीज और ज़्यादा हाईलाइट होने लगी और धीरे धीरे करके मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग की छवि अच्छी होती गई। इसके बाद फाइनली कानून की बात चलने लगी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून भी लाया जाए। तो एक हिस्टोरिकल डे माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। 28 दिसंबर 2021 एक ऐसा दिन जब भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन नहीं, लॉ बना दिया था, कानून बना दिया था। मतलब 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने अपने इंडियन गवर्नमेंट के संविधान में लिखा कि डायरेक्ट सेलिंग एक कानूनन बिजनेस है, ये पूरी तरीके से लीगल है, इसको हर एक हिंदुस्तानी कर सकता है, बशर्ते उस लॉ में, उस कानून में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जिसमें यह साफ साफ लिखा गया कि चिट फंड कंपनी जो समय पे चलती थी, पॉन्जी स्कीम, वो कौन है उसको डिफाइन किया गया है, पिरामिड स्कीम को डिफाइन किया गया है। आप देखिए साइड में, आप देखिए साइड में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, जहां पे पूरा का पूरा पिरामिड स्कीम को इन्होंने डिफाइन किया गया है। पिरामिड स्कीम क्या है, आप ध्यान से देखिए पिरामिड स्कीम क्या है। एक डेफिनेशन है आई नंबर के पॉइंट के ऊपर कि पिरामिड स्कीम मीन्स ए मल्टी लेयर नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर टू ए स्कीम फॉर्म बाय सब्सक्राइबर एनरोलिंग वन और मोर सब्सक्राइबर इन ऑर्डर टू रिसीव एनी बेनिफिट। इन्होंने क्या कहा कि अगर आप सब्सक्राइबर बनाते हो फिर आगे और सब्सक्राइबर बनाते हो अपने प्रॉफिट के लिए, तो ये पिरामिड स्कीम है। एक वर्ड आप समझिए सब्सक्राइबर और एक दूसरा वर्ड आप समझिए सेलर, सेल्स, है ना। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो इन्होंने कहा अगर आप केवल सब्सक्रिप्शन बेस पे पैसा दे रहे हैं तो ये पूरी तरीके से पिरामिड स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है। अगर आप सेल्स पे पैसा दे रहे हो तो ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स पे पैसा दे रहे हो, या वो प्रोडक्ट है या वो सर्विस है, लेकिन सेलेबल होना चाहिए, राइट। तो ये डिफरेंस क्रिएट किया गया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो अच्छी कंपनियां थी उनमें और जो पिरामिड स्कीम को प्रमोट कर रही थी उनमें। तो आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरीके से लीगल है। अब इसको आप बेफिक्र होकर हिंदुस्तान में इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ लॉजिक्स की, आपके सामने कुछ लॉजिक देना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया IDSA के बारे में, तो उसी प्रकार से एक पूरे वर्ल्ड में एक यूनियन है जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसका गठन कहीं ना कहीं 1978 में किया गया था और जो आज कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को 170 कंट्री में रिप्रेजेंट करता है। अगर WFDSA की माने तो 1 जुलाई 2021 की रिपोर्ट है जो आपको दिख रही है। अगर WFDSA की माने तो पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल सेल्स हैं, जो पूरे वर्ल्ड में कितनी सेल है, कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, तो संख्या निकल के सामने आती है 12,53,97,538 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब 12.5 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कितना पावरफुल बिजनेस है, राइट। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनकी संख्या है 74,31,848, मतलब करीब 75 लाख लोग हैं 1 जुलाई 2021 तक जो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस कितना पावरफुल है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टर्नओवर की, जितनी सेल्स मार्केट में हो रही है, पूरे मार्केट में जो पैसा मार्केट में, जो मार्केट से पैसा डायरेक्ट सेलिंग के पास आ रहा है वो कितना है और वो कौन कौन से कंट्री में कितना कितना, अगर आप इसकी रिपोर्ट देखें तो देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो जितना टर्नओवर पूरे मार्केट से आ रहा है उसका 22% टर्नओवर केवल और केवल अमेरिका में होता है। इसके बाद चाइना का नाम आता है, 11% टर्नओवर चाइना में हो रहा है। इसके बाद 10% हो रहा है जर्मनी के अंदर, कोरिया में 10% हो रहा है, जापान में 9% है। इसके बाद ब्राज़ील में 5%, मलेशिया में 4%, मैक्सिको में 3%, फ्रांस में 3%, ताइवान में 2% और बाकी सबको मिलाकर 22%। अगर आप टर्नओवर के हिसाब से देखें तो ग्राफ में सबसे ऊपर है अमेरिका। लेकिन जनसंख्या में अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है, करीब 35 से लेकर 40 करोड़, और आप जानते हैं हिंदुस्तान की आबादी करीब 140 करोड़।
तो आप अंदाज़ा लगाएं हिंदुस्तान में इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। जिस कंट्री में 35 करोड़ लोग हैं वो कंट्री 22% टर्नओवर करता पूरे वर्ल्ड का, और जिस कंट्री में 140 करोड़ लोग हैं अंदाज़ा लगाइए आने वाले समय के अंदर ये कहीं ना कहीं हम लोग सबसे ऊपर होंगे, राइट। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये बिजनेस कितना तेज़ी से ग्रो करेगा। और एक मैं आपको फिगर देना चाहूँगा, एक रिपोर्ट है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल की जो ग्रोथ रेट है अगर उसकी माने तो 2043 में हम लोग, क्योंकि जनसंख्या में हम लोग आगे हैं, 2043 में हम लोग कहीं ना कहीं अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे टर्नओवर के मामले में 2043 में, राइट। सो पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कोविड भी चल रहा है और कोविड की वजह से जितने भी बिजनेस थे वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल पे थे, उसका टर्नओवर कम हुआ, वो बिजनेस सारे के सारे कहीं ना कहीं डाउनफॉल में गए थे। लेकिन एकमात्र बिजनेस ऐसा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अगर आप ये रिपोर्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप साइड में आप देख सकते हैं, अगर इस रिपोर्ट की माने तो 28.26% ग्रोथ रही है पिछले 1 साल में। अगर ये फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2019-20 की, तो अगर आप देखिए 2018-19 में ये बिजनेस 13,080 करोड़ का था, लेकिन 2019-20 में ये बिजनेस 16,700 करोड़ का हो गया है। मतलब 2019-20 में इस बिजनेस के अंदर 28% ग्रोथ हुआ है, वो भी कोविड आने के बाद। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोविड के बाद भी ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो बिजनेस बहुत पावरफुल है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, हमारे सीनियर हमें सपोर्ट करके इस बिजनेस को बिल्ड किया जाता है। सो बहुत पावरफुल बिजनेस है, इसको करते रहिए और सच्चे दिल से अच्छे मन से इसको करते रहिए। लोगों की ना सुनिए, सरकार की सुनिए। सरकार क्या कह रही है, गाइडलाइन बनाई थी, लो बना दिया गया है, अब पूरी तरीके से लीगल हो गया, तो बिजनेस को अच्छे तरीके से प्रमोट करिए। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। मैं चाहता हूं इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाले समय में कोई भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।